हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में इस साल में आई सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द मैग, दुनिया की सबसे बड़ी शार्क जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले हमारी धरती से एक मेटियोर टकराने की वजह से डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई थी, लेकिन उस समय एक मेगलाटॉन नाम की दुनिया की सबसे बड़ी शार्क जिंदा बच गई और आज भी वो समुद्र के नीचे एक परत के नीचे रहती है जहां पर किसी आम इंसान का जाना असंभव है। लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो वहां तक पहुंच चुके हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआत में हम जोनस नाम के आदमी को देखते हैं जो कि कार्गो शिप में घुसा है। वहां के लोगों की वो फोटो खींच रहा है क्योंकि ये लोग समुद्र में रेडियो एक्टिव मटीरियल फेंक रहे हैं, जिससे कि जीवों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। साथ में इंसानों की जान के लिए भी खतरा है और इसीलिए वो उन सभी की पोल खोलने वाला है। पर तभी वो पकड़ा जाता और सभी क्रू वाले उसे मिलकर बहुत मारते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर समुद्र में कूद जाता है। उन्हें यकीन हो गया था कि अब वो जिंदा नहीं बच सकता, पर तभी उसके साथ ही प्लेन लेकर वहां आते और उसे बचा कर यहाँ से ले जाते और साथ में उसने वो सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे जिससे इनका भांडा फूट जाता है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है चाइना के ओशियन रिसर्च सेंटर पर, जहाँ की एक कंपनी के सीईओ यंग को हम देखते हैं जो कि समुद्र के नीचे उसी परत यानी कि ट्रेंच लेयर को पार करने के लिए एक सूट बना रहा है। और आज उसे कामयाबी भी हाथ लगी है क्योंकि जैसा उसने सोचा था ये उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर सूट है। इस कामयाबी के लिए उसी रात एक पार्टी रखी जाती है जिसमें कंपनी के डायरेक्टर यूंग को भी बुलाया जाता है। कुछ अवार्ड देने के लिए वहाँ वो अपने डैड और अपनी बहन को याद करके थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उन्होंने इस रिसर्च में अपनी जान गंवा दी थी। उनका सपना था कि वो नीचे उस परत उस लेयर को पार करके समुद्र को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, जिसे ये लोग ट्रेंच कहकर पुकारते हैं। कुछ लोग वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज वहाँ पर कई गुना बड़े जीव भी मौजूद हैं और अच्छे सूट ना होने की वजह से वो उन दोनों को मार डालते हैं। पर यहाँ पर उसकी बहन की बेटी क्लारा जिंदा बच गई, जिसे युंग ने ऊपर लेकर आ गया और उसके बाद उसने ये रिसर्च स्टार्ट करना शुरू कर दी। वहाँ पर हम जोनस को भी देखते हैं जो इसी कंपनी के लिए काम करता है। वो यंग का काफ़ी अच्छा दोस्त है, इसलिए उसने उसकी बहन की बेटी को गोद ले लिया और वो उसका अच्छे से ख्याल भी रखता है। उस पार्टी में जोनस को एक स्ट्रेंजर दिखाई देता है जो किसी मकसद से यहाँ पर आए, लेकिन वो उस पर गौर नहीं करता और फोटो खिंचवाने लगता है। यहाँ यंग उन सभी को एक मेगलाटॉन शार्क को दिखाता है और इस शार्क को उन्होंने बचपन से पाला है, जिसका नाम इन्होंने हाइकी रखा हुआ है। और वो मैग इनके नए बनाए हुए पूल में रहती है जो शायद उसके लिए छोटा है, पर अभी तक वो यहाँ पर रह रही है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। इसके बाद यंग सभी को खुद की बनाई हुई कुछ नई सबमरीन दिखाता है जो ट्रेंच में जाने के लिए तैयार है। इससे पहले आज तक ऐसा कुछ नहीं बना, लेकिन क्या वहाँ जाना इतना आसान है? कुछ दिनों के बाद क्लारा, जो कि यंग की भांजी है, वो जोनस से कहती है कि उसे भी उनके साथ नीचे ट्रेंच पे जाना है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो वहाँ जाने के लिए। और इसी दौरान हम बाहर पूल में यंग को हाइकी के साथ देखते हैं। वो उसे इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए एक बटन दबाता है। ये देखकर सभी लोग फौरन उस रूम में आते हैं और जोनस यंग को फौरन वहाँ से बाहर आने को बोलता है क्योंकि अब हाइकी बड़ी हो चुकी है। पर वो नहीं सुनता और किसी इंसान को देखकर वो मैग तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू करती है और पल में ही वो अपना विशाल जबड़ा खोलती है और बूम, सब कुछ खत्म। सभी को लगता है कि यंग जा चुका है, लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो सही समय पर वहाँ से बचकर निकल गया। अब जोनस इस बात को लेकर उसे बहुत सुनाता है, पर वो कहता है कि मैंने इसे बचपन से ट्रेन किया और इसे मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। पर जोनस का मानना था कि वो एक मैग है, दुनिया की सबसे विशाल शार्क जो किसी भी समय अपना मूड को बदल सकती है और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ यंग उससे कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है क्योंकि बड़े दिन से हाइकी कुछ सही बिहेव नहीं कर रही है। उधर हम क्लारा को देखते हैं जो हाइकी के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम अपनी माँ को मिस कर रही हो? असल में हाइकी यहाँ पर बचपन से रह रही है और उसे भी ट्रेन से ही लाया गया था उसके परिवार से छीन कर, और इसीलिए वो अब अपने परिवार को बहुत मिस कर रही है। इसके बाद अब ये लोग अपने मरीन रिसर्च सेंटर पर जाते हैं जो कि समुद्र के बीच में बना हुआ है और यहाँ से इन्हें आज नीचे जाना होगा, कई हजार फीट नीचे। सभी लोग अपनी सबमरीन में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे करके नीचे जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ दूसरी ओर सेंटर में हम देखते हैं कि हाइकी को अब गुस्सा आ चुका है। वो अपनी पूरी ताकत से उस पूल को तोड़ना शुरू कर देती है और उसके लिए ये सब आम था। कुछ ही देर में वो वहाँ से बाहर आकर समुद्र में मिल जाती है, यानी कि वो भाग चुकी है और इस बारे में अभी किसी को पता नहीं है। उधर हम क्लारा को देखते हैं जो छुपके से इन लोगों की सबमरीन में छुप गई थी और फिर कुछ देर बाद वो बाहर आ जाती है, जिसे देखकर जोनस बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो नीचे जाए। पर यंग के कहने पर वो मान जाता है और इतनी देर में उन्हें पता चल जाता है कि उनका पीछा अब हाइकी कर रही है क्योंकि वो अब भाग चुकी है।
रिसर्च सेंटर वालों को तो यकीन ही नहीं होता कि वो ऐसा कैसे कर, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अब वापस जाने का समय नहीं है और इन्हें कैसे भी करके ट्रेंच को पार करना होगा। तो जॉनस स्पीड तेज करने को बोलता और फिर सभी लोग तेजी से उस ट्रेंच के नीचे चले जाते हैं जो कि एक लेयर बनी होती है। और यहाँ आकर इन्हें सारी मैग दिखाई देती है। ये मैग इस ट्रेंच को पार करके ऊपर नहीं जा सकती। सभी उन मैग को देखकर हैरान थे क्योंकि वो कभी भी झुंड में नहीं होती थी। लेकिन तभी यंग देखता है कि कुछ मैग आपस में खेल रही है, जिससे वो समझ जाता है कि ये समय इन मैग का संभोग करने का है। इसलिए हाइकी इतना परेशान हो रही थी। अब ये लोग अपनी आधी से ज्यादा लाइट बंद कर देते हैं ताकि कोई भी जीव इन पर आकर्षित ना हो। और ये दुनिया के पहले इंसान है जो इस जगह पर पहुंचे। इन्होंने एक नई जगह को एक्सप्लोर किया है जो यंग की बहन भी नहीं कर पाई थी। यहाँ पर हर तरफ अजीब अजीब से जीव दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद इन्हें एक सीक्रेट स्टेशन में मिलता है जो असल में मॉन्टस का था। ये वही आदमी था जिसे हमने उस दिन पार्टी में देखा था। और मॉन्टस असल में यहाँ पर इलीगल माइनिंग कर रहा था। वो यहाँ की सारी कीमती चीजों को ऊपर ले जाकर बेच देता है जिनकी कीमत $बिलियन में है। और आज भी वो यही कर रहा है। उसके दो लोग एक चट्टान में बॉम्ब लगा रहे होते हैं और उन्होंने यंग की कंपनी का बनाया हुआ सूट पहना हुआ है। और यहाँ रिग अपने कंप्यूटर में देखती है और उसे पता चल जाता है कि जरूर नीचे कोई इंसान है। लेकिन इतनी देर में मॉन्टेस भी ने देख लेता है और वो बॉम्ब फटने से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे ट्रेंच लेयर पर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और मॉन्टेस की सबमरीन भी इस मलबे में नीचे दब जाती है। इधर यंग का कनेक्शन स्टेशन से टूट जाता है, जिसके बाद मैक फौरन एक रेस्क्यू सबमरीन नीचे भेजने को कहता है। लेकिन जैस जो कि उसकी साथी है वो उसे बताती है कि सबमरीन का रेगुलेटर किसी ने खराब कर दिया है। अब ऐसा किसी ने जानबूझकर किया या फिर गलती से, ये तो उन्हें नहीं पता। लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से नीचे जाकर उन्हें बचाने के लिए। समुंदर के नीचे रेग जैसे तैसे करके कंप्यूटर को ठीक कर लेती है और फिर स्टेशन पर कॉल लगाती है, जहाँ मैक उसे बताता है कि अब हम लोग नीचे नहीं आ सकते, तुम लोगों को ही कुछ करना होगा क्योंकि किसी ने हमारी रेस्क्यू सबमरीन को खराब कर दिया है और मुझे पूरा शक है कि ये जानबूझकर किया गया है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो जोनस उसे बताता है कि हम लोगों को अब दूसरे स्टेशन की ओर जाना होगा अपने सूट को पहनकर, क्योंकि यहाँ पर रहने से कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन मैक उन्हें बताता है कि तुम्हारे सूट में बस 2 घंटे की ऑक्सीजन है और वहाँ जाने में तकरीबन 3 घंटे लगने वाले हैं, पर वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि हम ये कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग एक एक करके उस सूट को पहनकर बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद इन्हें यंग और उसकी टीम भी मिल जाती है और ये लोग तेजी से पैदल ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन ये जिस जगह पर है वो असल में 25,000 फीट नीचे है, जहाँ पर समुंदर की आखिरी परत है और इसके नीचे अब धरती का कोर है। और तभी इनका सामना हो जाता है एक अजीब से जीव से जो दिखने में किसी छिपकली की तरह होती है। ये पानी और जमीन दोनों पर चल सकती है। वो आकर इनके एक साथी को अपने साथ ले जाती है। इस जीव की रफ्तार भी बहुत तेज होती है और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि अभी इन्हें 1 घंटा लगने वाला है और ऐसे में क्या ये खुद को सेफ रख पाएंगे। लेकिन इतने में उन छिपकलियों का झुंड आकर इन पर हमला कर देता है और इस बारी रिक सभी को भगा देती है क्योंकि उसने फ्लेयर को जला दिया था। लेकिन ये स्टेप इनके लिए खतरा बन सकता है क्योंकि लाइट से मैग इनकी ओर आकर्षित हो सकती है और ऐसा ही होता है। वो अचानक से आकर इनके एक साथी को खा जाती है और दूसरे साथी का हेलमेट तोड़ देती है, पर अभी वो जिंदा थी। इसलिए वो लोग फौरन स्टेशन के पास जाने लगते हैं जो कि थोड़ी ही दूरी पर था। लेकिन वो मैग अभी भी इनके पीछे थी। दूसरी तरफ हम मॉन्टोस को देखते हैं जिसने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक कर लिया है और वो हिलरी को कॉल करता है जो असल में चाइना रिसर्च सेंटर में यंग की पार्टनर है। उसने यंग को धोखा देकर मॉन्टोस को वहां उस जगह पर भेजा है, लेकिन अभी इस बारे में किसी को पता नहीं है। उधर सभी लोग अब फौरन स्पॉट में घुस जाते हैं, लेकिन अंदर जाने पर उस घायल हुई लड़की का हेलमेट टूट जाता है और प्रेशर की वजह से उसका पूरा सर फट जाता है। अपने लोगों को मरते हुए देखकर यंग को बहुत बुरा लगता है, पर ये सब किसने किया ये अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन वो अब स्टेशन के बारे में पता लगा कर रहेगा। इसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ रॉ मटेरियल मिलते हैं जिनकी यहाँ पर खुदाई हो रही थी। उन सभी को देखकर यंग उन्हें बताता है कि इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने में किया जाता है और इसे एक पत्थर की कीमत $2 बिलियन है। अब सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने में क्लारा स्टेशन से कांटेक्ट करती है जिसमें जेस सभी को बताती है कि तुम्हें अपने कंपाउंड में जाना होगा जहां पर तुम्हें 2 पॉड्स मिलेंगे जिससे तुम बाहर आ सकते हो। और सब लोग उस ओर जाना शुरू कर देते हैं। बीच में यंग को खुद के बनाए हुए सूट भी मिलते हैं जिससे वो हैरान था कि ये सूट यहाँ पर कैसे पहुंचा। खैर अब ये लोग उस कंपाउंड में पहुंच जाते हैं जिसके बाद जेस उस जगह के सभी गेट को बंद कर देती है क्योंकि अब वो इन्हें बहुत बड़ा झटका देने वाली थी। वो सभी को अपनी सच्चाई बता देती है कि ये माइनिंग उसी का काम है। असल में वो जोनस को कहती है कि हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर जोनस उससे कहता है कि हम लोग इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन वो कहती है कि पैसे का नशा हर रिश्ते को भुला देता है।
मैं रेक को ये मौका देती हूँ, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जोनस के सीने में गोली मारनी होगी, और अगर ऐसा तुमने अगले 10 मिनट में नहीं किया तो दोनों ही पॉड यहाँ से रिलीज कर दूंगी मैं। वो कोशिश तो बहुत करती है लेकिन उसे धोखा नहीं दे पाती, जिसके बाद क्या होना था, एक एक करके दोनों ही पॉड यहाँ से निकल जाते हैं और अब ये पूरी तरह से यहाँ पर फंस चुके हैं। जिसके बाद उन्हें बस हिलरी का कॉल आता है, जिसे यंग देखकर सब कुछ समझ जाता है कि इसने फंडिंग की आड़ पर ये सब करना शुरू कर दिया, और इसीलिए वो गुस्से में डिवाइस को तोड़ देता है। लेकिन उधर हिलरी जेस को बताती है कि मैंने एक टीम भेज दी है माना 1 पर हमला करने के लिए, तब तक तुम इन सभी को मार दो। तो वो स्टेशन के फिल्टर को खोल देती है जिससे वहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर क्लारा बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब वो उसे गले लग जाती है, लेकिन यहाँ जोनस कहता है कि अभी भी उम्मीद है, अगर मैं कंपाउंड में जाकर डोर को खोल दूं तो ये सारा पानी बाहर जा सकता है। तो रिक कहती है कि हाँ ये मुमकिन तो है, पर इसके लिए तुम्हें अपनी नाक में दबाव बनाना पड़ेगा, जैसे मछलियां करती हैं, तभी तुम ज्यादा देर तक सांस ले पाओगे। वो तैयार हो जाता है और जाकर चेंबर में खुद के अंदर दबाव बनाने लगता है, जिससे उसकी नाक से खून भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो सही मौके पर वहां से बाहर आ जाता है और उस कंपाउंड तक पहुंच जाता है। पर यहाँ पर उसकी मुलाकात मॉन्टस से होती है, जो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, मैं वही हूँ जिसकी शिप तुमने पकड़वाई थी और तुम्हारी वजह से मुझे जेल में रहना पड़ा, लेकिन आज तुम मेरे हाथ आ गए हो और अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जोनस को भी होश आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। वहाँ दूसरी ओर पॉड वाले एरिया में अब पानी भरना शुरू हो गया था। तीनों लोग अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर बस गॉड से प्रे कर रहे थे कि किसी तरह से जोनस उन्हें बचा ले, और यहाँ मॉन्टेस जोनस का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। पर समय रहते ही वो उस पर एक रॉड से हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, और इतने में वो जाकर बटन को प्रेस कर देता है, जिससे गेट खुल जाता है और सारा पानी कंपाउंड में आ जाता है। पर यहाँ क्लारा पानी में डूबने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिससे जोनस फौरन उसे CPR देता है और होश में लाता है। अब इसके बाद ये लोग उस पॉड के पास जाते हैं जिसे मॉन्टेस यहाँ पर लाया था, पर अगर ये ऊपर गए तो मैग इन पर हमला कर सकती है। इसलिए यंग को एक आइडिया आता है, वो बाहर जाकर स्टेशन की सारी लाइट जला देती है, जिससे सारी मैग इन पर हमला कर देती है और ये मौके का फायदा उठाकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। ऊपर आते समय ये लोग देखते हैं कि ट्रेंच की लेयर में छेद हो गया है, तो यंग कहता है कि कुछ दिनों में ये अपने आप भर जाएगा। पर यहाँ हम उस ट्रेंच से एक बड़ी सी ऑक्टोपस को बाहर आते हुए देखते हैं और वहाँ मॉन्टेस भी ऊपर आ जाता है। यहाँ हम ये लोग ऊपर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, तब तक वो हिलरी के भेजे हुए गुंडे भी वहाँ पहुंच चुके थे। अब उनका काम था इन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना, लेकिन डीजे और मैक बड़े ही चालाकी से उनसे बचकर बाहर आ जाते और फिर पानी में कूद कर जहाँ वो दोनों डेक पर चढ़ जाते। ऊपर जाते ही उन्हें वो लोग पकड़ लेते हैं, पर इतने में वहाँ जोनस आकर उन्हें बचा लेता है। यहाँ मॉन्टोस को भी देखते हैं, जो कि ऊपर आ चुका था, और वो जाकर सीधा जेस से मिलता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जेस उसे बताती है कि जोनस और उसके लोग ऊपर आ चुके हैं और अब हमें सतर्क रहना होगा। उसी दौरान हम देखते हैं कि 3 मैग उस ट्रेंच लेयर से बाहर आ गई। अब वो रिसर्च सेंटर पर हमला कर रही हैं, लेकिन जेस हिलरी को बताती है कि ये पूरा स्टेशन मैग प्रूफ है और हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी एक मैग आकर उसे खा जाती है और सारी चालाकी निकल जाती है। मॉन्टेस जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। इधर हमें पता चलता है कि ये लोग अब वहां से एक बोट में बैठकर भागने लगे। उनके आसपास एक मैग घूम रही थी, वो बिना आवाज करे आगे बढ़ रहे थे, इसलिए मैग को पता नहीं चलता। लेकिन उनके पीछे आ रहे गुंडे बोट के इंजन को स्टार्ट कर देते, जिससे कि वो पल भर में ही मैग उनके चीथड़े उड़ा देती है। उधर ये लोग अब फौरन तेजी से सबसे करीबी आइलैंड की ओर जा रहे थे, लेकिन वहां हम देखते हैं कि उनसे पहले ही हिलरी और मॉन्टेस वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से जोनस को मारना था। और यहाँ फन आइलैंड पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ अजीब सी हलचल होना शुरू हो जाती है। सारी डॉल्फिन उछल कर किनारे पर आ जाती हैं और भागने लगती हैं। इधर अब जितने भी गुंडे थे उन पर वो छिपकली हमला कर देती है, क्योंकि वो भी बाहर आ चुकी थी, जिससे वो उन पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं, जिस वजह से उस जगह पर भगदड़ मच जाती है। और इतने में वहाँ जोनस की टीम भी पहुंच जाती है। वो सभी लोगों को अंदर भागने को कहती है, क्योंकि पीछे हम देखते हैं कि 3 मैग एक साथ तेजी से इस ओर आ रही है। वो रास्ते में जितनी भी लोग मिल रहे थे उन्हें खत्म करती जा रही थी। अब यहाँ एक लड़का जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन तभी वो लड़की अचानक से न जाने कहाँ गायब हो जाती है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये काम कौन कर सकता है। कुछ ही देर बाद वहाँ एक मैग आती है और उस पूरी बोट को ही खा जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि ये मैग कितनी विशाल और ताकतवर है। अब हम हिलरी को देखते हैं, जो अपने हेलीकॉप्टर में बैठी होती है, लेकिन इतने में वहाँ छिपकलियाँ उस पर हमला कर देती है और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाती है। उधर जोनस को एक जेट स्काई दिखता है, जिसे लेकर वो उन मैग को रोकने के लिए जाता है। अब वो पहली वाली मैग को तो धमका कर डरा कर वहां से भगा देता है, लेकिन दूसरी वाली से लड़ना आसान नहीं था। वो उस पर लगातार वार कर रही थी, पर सही तरकीब लगाकर जोनस उसके मुंह में वो बॉम्ब फेंक देता है, जिससे कि वो मारी जाती है। पर अभी भी एक मैग बची है
जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इधर यंग और मैक दोनों एक स्टोर रूम में पहुंचते हैं जहां पर वो कुछ सामानों को इकट्ठा करने लगते हैं ताकि वो उसे बॉम्ब बना सके। पर यंग सही समय पर वो बटन दबा देता है जिससे कि गेट खुल जाता है और वो छिपकलियां सभी गुंडों को वहां आकर खा जाती है और इसी का फायदा उठाकर वो वहां से भाग जाते हैं। अब बाहर आकर डीजे हेल्प के लिए कॉल भी कर देता है। उधर यंग और मैक दोनों ही हेलीकॉप्टर चुराने के लिए जाते हैं, पर वहां पर कई सारी छिपकलियां मौजूद थी जिनका ध्यान यंग भटकाता है कि वो हेलीकॉप्टर को ले सके, और ऐसा करने में उसे काफी मुश्किल भी होती है क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका था। पर यंग जैसे तैसे करके उसमें फ्यूल भरता और फिर ये लोग उन छिपकलियों को जलाकर वहां से उड़ जाते हैं। उधर जोनस अब तीसरी मैक को मारने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ मॉन्टस उसे देख लेता है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिससे कि उसके हाथ से वो बम गिर जाता है। और वहाँ किनारे पर क्लारा एक लेडी की मदद के लिए जाती है और तभी वो जायंट ऑक्टोपस वो अब ऊपर आ चुका था और वो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिस वजह से यंग को ऊपर से ही छलांग लगानी पड़ती है। उसके हाथ से वो बॉम्ब भी दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन मैक अभी भी उस क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में फंसा हुआ है। उधर दूसरी ओर वो मैक अब जोनस के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और अब तो उसके पास कोई हथियार भी नहीं है। इतने में वहां पर मॉन्टेस भी आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जोनस को एक गोली भी लगती है और उस खून की वजह से वहां पर एक मैग आ जाती है। उसने अब मॉन्टेस को देख लिया था, वो मॉन्टेस को ऐसे खाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर ऑक्टोपस तबाही मचा रहा था, लेकिन सही मौके पर वहां पर क्लारा उसे वो बॉम्ब अंकल को दे देती है जिससे वो नीचे जाकर उसके पेट में लगा देता है। यहाँ हम उस ऑक्टोपस का असली साइज देख पाते हैं जो कि बहुत ही विशाल था। अब उस बॉम्ब के फटने के बाद वो मरता नहीं है, लेकिन तभी वहाँ एक मैग आ जाती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर यंग घायल हुए मैक को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के पास जाता। अब यहाँ पे क्लारा जोनस को बताती है कि वो दोनों वहाँ पर फंसे हुए, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए जाता है, पर इतने में वो एक लौती मैग उनके पीछे आ जाती है। जोनस उसे अपनी ओर बुलाता और जैसे ही वो उसके पास आती है वो एक लोहे की विंग को उसके आर पार कर देता है जिससे कि वो फाइनली मारी जाती है, जिससे ये तीनों ही बच जाते हैं। अब यहाँ पर ये एक्शन खत्म नहीं होता, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि ये असल में हाइकी होती है जिसे यंग पहचान लेता है और अपनी उसी बटन को प्रेस करके उसे लौट जाने को बोलता है। आखिरी समय पर वो उसे देख लेती है और वहां से चली जाती है, जिससे यंग बहुत ही खुश हो जाता है कि अब वो उसकी बात मान रही है। इसके बाद सभी लोग किनारे पर आते हैं जहाँ पर रैक उन्हें बताती है कि शायद वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो स्कूल से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ उसकी बातों को कोई ध्यान नहीं देता और ड्रिंक करने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी ये खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।